नमस्कार दोस्तों, आज फिर पुनः आप सबों के सामने टोको और छोड़ो आंदोलन के इस वीडियो कड़ी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात मैं आप सबों के साथ साझा कर रहा हूं। आज का जो विषय है वो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को सुचारू ढंग से कैसे चलाया जाए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बावजूद लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर जो सदस्य सदन में जाते हैं वे लोग सदन की जो गरिमा है उसके अनुरूप अपना व्यवहार नहीं करते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ठीक उस तरह का व्यवहार करते हुए वे पाए जाते हैं जैसा हम लोग अपने बचपन में स्कूल के दिनों में किया करते थे। तब जब कोई टीचर अगर थोड़ा लूज हो, मतलब डिसिप्लिन के दृष्टिकोण से स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो बच्चे जैसे मनमानी करते थे, मुझे लगता है कि वैसा ही स्वरूप आज की तारीख में आप स्टेट असेंबली में भी देख सकते हैं और पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं। तो आज हम कुल 7 पॉइंट के माध्यम से आप सबों के समक्ष एक सुझाव प्रस्तुत करते हैं और आप सबों के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हमें 7 सुझाव जो हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो सदन की गरिमा है उसे बनाया जाए और उसे बरकरार भी रखा जाए और एक अच्छा उदाहरण उसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाए जनता के सामने या दुनिया के सामने। सबसे पहला जो तरीका है कि प्रत्येक सदस्यों के बोलने के लिए एक निर्धारित समय प्रदान किया जाए कि आपको अपनी बात इतना समय में ही रखना है और ये तभी संभव है जब हमारे जनप्रतिनिधि होमवर्क करके जाएंगे। होमवर्क करके यदि वे जाएंगे तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात भी वे कम शब्दों में रख सकते हैं और यही सबसे सटीक और उचित तरीका है। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ इक्का दुक्का यदि सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग होमवर्क करके नहीं जाते हैं। इसे सुधारने की आवश्यकता है। दूसरा कि जब एक सदस्य बोल रहा हो तो उस दौरान किसी दूसरे सदस्य को बीच में हस्तक्षेप करने या टोका टोकी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसा न होने के कारण अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सदन में जो है बिल्कुल हल्ला और शोरगुल का माहौल हो जाता है। एक सदस्य बोल रहा है, आप अगर उसकी बातों से सहमत हैं तो आप तालियां बजाकर, बेंच बजाकर सहमति प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उस सदन में बोले जा रहे विषय पर असहमत हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा और जब आपकी बारी आएगी उस समय आप उसका विरोध करें, न कि आप उसी समय शोरगुल करने लगें, नारेबाजी करने लगें। ये बिल्कुल उचित नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष द्वारा किया जाए या विपक्ष द्वारा किया जाए। दोनों में से किसी के द्वारा यदि इस तरह का कार्य किया जाता है तो ये सही नहीं है। तीसरा, जब सदन चलता है तो सदन में सदस्यों को आने और जाने के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए कि सदन इतना बजे प्रारंभ हो रहा है तो आपको वहाँ मौजूद रहना है। इतना बजे टी ब्रेक होगा, इतना बजे लंच ब्रेक होगा, इतना बजे आपको छुट्टी दी जाएगी। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि सदन चलते रहता है और जो सदस्य हैं वो मनमाने तरीके से जब मर्जी हो आते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, मनमाने तरीके से जब मर्जी हो सीट छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। नहीं रोकता है इसलिए कि इसका प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान बनाने की आवश्यकता है कि सदन का सत्र चलने के दौरान मनमाने तरीके से आना जाना उचित नहीं है और आपको समय का 100% पालन करना है, तभी हम सदन को अनुशासित बना सकते हैं। चौथा जो सुझाव है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक गलती कर दी। उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिसके कारण उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया कि सदन चलाने के लिए मात्र 10% सदस्यों का जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि इसे सुधार करके कम से कम 75% करने की आवश्यकता है, क्योंकि सदन का जो सदस्य है उसके पास ऐसा कौन सी जिम्मेवारी है जिसका पालन करने में वो इतना व्यस्त है कि वो सदन की चर्चा में भाग लेने के लिए सदन में मौजूद नहीं रह सकता है। और यदि उसके पास ऐसी कोई जिम्मेवारी है भी तो मैं समझता हूं कि सदन की चर्चा में भाग लेने और उसके चर्चा में अपना योगदान करने से बड़ा जिम्मेवारी कुछ नहीं हो सकता है। ये एक लापरवाही है कि सदन के दौरान भी सदस्य वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं और कभी कभी
तो ऐसा देखा जाता है कि कम सदस्यों की मौजूदगी के कारण सदन को स्थगित करना पड़ता है। इसे पूर्णतः कड़ाई से पालन करना है कि जब सदन चल रहा हो तो आपको वहां मौजूद रहना है, और यदि आप मौजूद नहीं रहना चाहते, कोई अति आवश्यक कार्य है, तो इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष या पीठाधीन पदाधिकारी से एक दिन पूर्व अनुमति लेना होगा, जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में एप्लीकेशन के द्वारा छुट्टी लिया करते थे। पाँचवां कि सदन में यदि कोई सदस्य जो है वो अनडिसिप्लिन बिहेव करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी जा कर के हम सदन में शांति स्थापित कर सकते हैं और हम एक अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं। सदस्यों के दिल में भी ये डर होना चाहिए कि यहाँ हम आए हैं तो अच्छा व्यवहार हम प्रस्तुत करें। यदि हम कोई बुरा व्यवहार करते हैं, जैसा एक बार मुझे याद है, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि कुछ लोग कागज़ की जो प्रतियां हैं उसे फाड़ देते हैं। आप असहमत उस कागज़ पर लिखे हुए शब्दों से हैं, उस कागज़ से असहमत नहीं है, तो फिर आपने कागज़ को क्यों फाड़ा। यह एक बार मुझे याद है कि सदन में चर्चा के दौरान एक सदस्य ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। बताइए, आप उस मुद्दे से असहमत हैं और मुद्दों पर असहमति व्यक्त करने के लिए आपको अपना भरपूर शब्द इस्तेमाल करने की आज़ादी है। ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या कारण है कि कोई पेपर फाड़ के, तो कोई अपना कुर्ता फाड़ के, तो कोई माइक तोड़ के सदन में अपना असहमति प्रस्तुत करता है। इस तरह की यदि कार्रवाई है तो इस पर 100% प्रतिबंध लगाकर और इसके लिए दंड प्रावधान करने की आवश्यकता है, और सदन स्वयं ये दंड तय करे यदि कोई हमारा सदस्य इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे क्या दंड दिया जाए। तीसरा, सदस्य जो बोलते हैं तो यदि वे कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे लोकसभा का अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी उसे पसंद नहीं करते, तो वे इस बात का निर्देश देते हैं कि इसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए। ये 100% सही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब उनके द्वारा बोला गया बात रिकॉर्ड से बाहर हो गया तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा बोला हुआ जो वीडियो है वो रिलीज कैसे हो जाता है सोशल मीडिया में या टीवी पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं समझता हूँ कि यह सदन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इसके यहाँ चुप कर रहा है, और इसे सुधार करने की आवश्यकता है कि जब उसके द्वारा बोला गया बात सदन के रिकॉर्ड से बाहर हो गया तो फिर उसका वीडियो भी डिलीट होना चाहिए, और फिर उसके द्वारा बोला गया शब्द या स्टेटमेंट साथ ही साथ उसका वीडियो कभी भी सदन से बाहर नहीं आना चाहिए। और यदि वो भूल चूक से आ भी जाता है तो ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता है कि उसे बाहर प्रसारित करना एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए दंड निर्धारित किया जाए। मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ, या आप लोगों ने भी गौर किया होगा, कि इस तरह की अनडिसिप्लिन बिहेव करके लोग अपने समर्थकों के बीच में अपना जो छवि है उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि सदन में देखिए हम किस तरह से अपनी बात रखते हैं। बात रखना सही है, लेकिन गैर अनुशासित तरीके से बात रखना ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी तरीके से इसे गलत ही कहा जाएगा और गलत कार्य को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। सातवां और सबसे अंतिम सुझाव ये है कि लोकसभा और विधानसभा या नीचे भी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो या त्रिस्तरीय चुनाव हो, तो लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 साल का न्यूनतम एज निर्धारित है। तो 25 साल की न्यूनतम एज निर्धारित होने के बावजूद क्या ऐसा कारण है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा का निर्धारण नहीं किया। परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय मात्र 12% साक्षरता दर था, परंतु आज हमारे देश में साक्षरता दर बढ़कर औसतन 70% हो गया है। तो इस परिस्थिति में भी हम जनता क्यों मजबूर हो जाते हैं कि हम एक अनएजुकेटेड पर्सन को वोट देकर उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजते हैं। मैं समझता हूं कि इसे सुधार करने की आवश्यकता है, और यदि हमारा देश चाहता है कि देश के शिक्षा में बिल्कुल क्वालिटी रिवॉल्यूशन आए तो उसके लिए शिक्षा को राजनीति से जोड़ना पड़ेगा। कि आपको यदि चुनाव लड़ना है तो मिनिमम एजुकेशन जो है आपके पास इतना होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम 15वीं कहते हैं, आपको पास करना होगा, और आसानी से कोई भी आदमी 25 साल की आयु तक ये पास कर ही सकता है। तो यदि हम चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा को उसे जोड़ दें या अनिवार्य कर दें
तो हम शिक्षा में भी क्रांतिकारी सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार 7 सुझाव दोस्तों मैंने आप सबों के सामने प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि यदि इन 7 पर गौर किया गया या इस पर अमल किया गया तो निसंदेह वो हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कृपया आप इस पर पुनर्विचार करें, इस पर गौर करें और अच्छा लगे तो सहयोग दें। कुछ सुझाव यदि है तो वो भी आमंत्रित है। नमस्कार।